वेलकम टू रियल जीके एनालिसिस यूट्यूब चैनल। हमारे इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए सामान्य ज्ञान के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि हमने प्रीवियस परीक्षाओं से लिए हैं और आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और सारे प्रश्न अटेम्प्ट करने की प्रयास करें। और साथियों, जो आज हमने प्रश्न लिए हैं ये आपके एग्जाम सीबीटी 1 से हमने लिए हैं, जो कि आपका कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 17 जनवरी 2017। कब साथियों? 17 जनवरी 2017 को जो आपका पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का, उससे हमने ये क्वेश्चंस उठाए हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर आज टोटल 41 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। कितने? टोटल 41 क्वेश्चंस यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, जिसमें आपके करंट अफेयर्स से लेकर पॉलिटी, साइंस, हिस्ट्री सभी इसमें हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो साथियों, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि साइंस का है। प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो साथियों, प्रकाशिक तंतु जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल फाइबर। ये काफी जाना पहचाना नाम है हमारे लिए, ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है ये हमें बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है साथियों डिफ्यूजन यानी कि विसरण पर। दूसरा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारा प्रकीर्णन पर। और चौथा ऑप्शन हो जाएगा अपवर्तन पर। क्या हो जाएगा? अपवर्तन पर। तो साथियों, जो ऑप्टिकल फाइबर हमारा काम करता है वो करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। काय पे काम करता है? ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, अक्टूबर 2015 में 90 देशों में 350 से अधिक प्रकाशित हुई युगांतकारी घटना में संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या घटना थी? तो साथियों, ये 2015 के करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट प्रश्न था, क्योंकि 2017 का हमने यहाँ से उठाया है प्रश्न। लेकिन अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बात किसकी करी गई है? यहाँ पर बात करी गई है हमारे यूनाइटेड नेशंस की। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो यूएन यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं? यूनाइटेड नेशंस, आप सभी जानते होंगे। और ये इंडिया में जितनी भी परीक्षा होती हैं लगभग लगभग सभी में इसके बारे में पूछा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। इसकी हम स्थापना की बात करें साथियों, तो वो आपकी हुई थी 24 अक्टूबर। कब? यहाँ पर लिख देता हूं मैं, 24 अक्टूबर 1945 को हमारे यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है साथियों? तो इसका हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क में देखने को मिलेगा। कहाँ पर? न्यूयॉर्क, यूएसए में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ पर टोटल कितने 193 देश इसके मेंबर है। कितने? 193 इसके मेंबर हैं। और अगर नवीनतम हम मेंबर की बात करें तो साथियों वो है हमारा साउथ सूडान। कौन सा हो जाएगा? साउथ सूडान इसका सबसे नया मेंबर हो जाएगा। इसके अलावा इसके एक अध्यक्ष होते हैं, उनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। क्या है? तो वो भी हमें लिख देता हूं मैं, एंटोनियो गुटेरेस इसके अध्यक्ष हैं। तो ये साथियों कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जो हमने यूएन के बारे में दी। बाकी इस प्रश्न का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 है कि 2015 में साथियों क्या हुआ था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की 70वीं वर्षगांठ उस समय मनाई गई थी। कब? 2015 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, भारत को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो साथियों, भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, ये हमें किस वर्ष पारित किया था? तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 1997 में। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा 1986 में। तीसरा ऑप्शन है 2004 में। और चौथा ऑप्शन हो जाएगा 2012 में। तो साथियों, भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम हमने 1986 में पारित किया था। कब? 1986 में पारित किया था। ऑप्शन दूसरा यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा रहने वाला है। अगर इसी साथ हम एग्जैक्ट डेट की बात करें तो वो हो जाएगा हमारा 23 मई। कब? 23 मई 1986 को इसको हमने पारित किया था। और ये किस अनुच्छेद में है साथियों हमारे? तो ये अनुच्छेद 253 में है। किसमें? अनुच्छेद 253 में इसको शामिल किया गया है। और इसमें हमने पर्यावरण, तो पर्यावरण में हमारा वन भी आ जाता है, जल भी आ जाता है साथियों। इसके अलावा भूमि और वायु, इन सभी के संरक्षण की बात करी है। यानी कि किन किन की? तो वन, जल, भूमि और वायु, इन सभी के संरक्षण की हमने इसमें बात करी है। और जो हमारी लिस्ट होती है उसमें समवर्ती सूची का हिस्सा है। किसका? समवर्ती सूची का हिस्सा है। यानी कि इसके ऊपर राज्य भी और केंद्र भी कानून बना सकते हैं, दोनों इसके ऊपर कानून बना सकते हैं। तो फिर से रिपीट कर दूं, भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में इसको पारित किया गया था, 23 में 1986 के दिन। अगर अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 253 है, समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल किया गया है, जिसके अंदर ने वन, जल, भूमि और वायु सभी को सुरक्षित करने के लिए कानून और प्रावधान बनाए हैं। चलिए नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश कितने समुद्री तट से संबंधित हैं? तो साथियों, इस प्रश्न में हमें कोस्टल
स्टेट और यूनियन टेरिटरी बताना है कि भारत के ऐसे कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जो समुद्री तट से संबंधित है, यानी कि उससे जुड़े हुए हैं। तो साथियों ये प्रश्न हमारा पुराना है, लेकिन अब जो है आपको पता होगा कि दमन एवं दीव और दादर एवं नगर हवेली को एक कर दिया गया है, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश। कितने? 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश। आप सभी को पता होगा कि दमन एवं दीव और दादर एवं नगर हवेली को क्या कर दिया गया है? इनको मर्ज कर दिया गया है। तो इसलिए हमारा प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 रहेगा, 9 राज्य एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश। चलिए एक बार हम देख लेते हैं कि वो हमारे कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश है साथियों। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे अंडमान निकोबार। कौन? हमारा जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो इसके अंदर शामिल है। फिर इसके अलावा साथियों लक्षद्वीप को इसके अंदर शामिल किया गया है। इसके अलावा हमारा पड्डुचेरी, कौन सा? पड्डुचेरी या पुदुचेरी जिसको हम बोलते हैं। इसके अलावा दमन एवं दीव, दादर एवं नगर हवेली, ये 4 हमारे कौन से हो जाएंगे? दादर नगर हवेली। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो साथियों ये हमारे 4 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। इसके अलावा साथियों हमारे 9 राज्य हैं, तो उनको भी हम शॉर्ट्स में देख लेते हैं। तो सबसे पहले साथियों गुजरात आएगा, फिर हमारा इसमें आने वाला है महाराष्ट्र, शॉर्ट टर्म में लिख रहा हूँ। फिर हमारा साथियों गोवा यहाँ पर आने वाला है। इसके अलावा साथियों कर्नाटका, कौन सा हो जाएगा? कर्नाटका यहाँ पर हो जाएगा। कर्नाटक राजधानी इसकी बेंगलोर है। फिर साथियों हमारा राज्य आ जाएगा यहाँ पर केरल। कौन सा राज्य आ जाएगा? केरल आ जाएगा। फिर साथियों हम बात करें केरल के बाद तो तमिलनाडु आ जाएगा यहाँ पर। तमिलनाडु के बाद हम साथियों यहाँ पर हमारा आंध्र प्रदेश, उसके बाद साथियों ओडिशा और लास्ट में वेस्ट बंगाल। कौन सा हो जाएगा लास्ट में? वेस्ट बंगाल हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो साथियों भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में कितने समुद्री तट से? तो 9 तो हमारे राज्य हो जाएंगे और 4 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन 1 रहने वाला है। आशा करता हूँ वीडियो आपका पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा हमारा क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबोधि मंदिर संकुल भगवान बुद्ध से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक है। तो साथियों में बताना है कि जो महाबोधि मंदिर कॉम्प्लेक्स है ये किस राज्य में स्थित है? ये भगवान बुद्ध के संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक है। तो ये किस राज्य में स्थित है? तो फर्स्ट ऑप्शन है बिहार में, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु में, तीसरा ऑप्शन है कर्नाटक में और चौथा ऑप्शन है हमारा दिल्ली में। तो साथियों जो हमारा महाबोधि मंदिर कॉम्प्लेक्स है ये किस राज्य में स्थित है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 रहेगा, ये बिहार राज्य में स्थित है। कहाँ पर? बिहार में स्थित है। और साथियों यहाँ पर जो हमारे भगवान बुद्ध हैं उनको क्या हुआ था साथियों? उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति। क्योंकि देखो आपने प्रश्न में भी क्या लिखा है उन्होंने कि भगवान बुद्ध से संबंधित 4 पवित्र स्थल हैं। तो कौन सा राज्य में है? बिहार में है। और यहाँ पर क्या हुआ था? उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये भी हमें याद रखना है। इसके अलावा साथियों जो महाबोधि मंदिर कॉम्प्लेक्स है ये क्या है? ये विश्व विरासत स्थल भी है। क्या है? विश्व विरासत स्थल भी है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, परीक्षा में पूछ सकता है। विश्व विरासत स्थल भी ये है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल हमारा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार की राजधानी क्या हो जाएगी साथियों? हो जाएगी पटना। मुख्यमंत्री आप सभी को बताइए वहां के नीतीश कुमार जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये हमारा स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। स्टैटिक जीके का वर्ष 2004 में नासा द्वारा प्रक्षेपित मैसेंजर अंतरिक्ष यान ने किसका अध्ययन किया था? तो साथियों 2004 में नासा ने एक अपना अंतरिक्ष यान भेजा था जिसका नाम था मैसेंजर। तो बताना है कि किस ग्रह का इसने अध्ययन किया था। पहला ऑप्शन है शनि ग्रह का, दूसरा ऑप्शन है बृहस्पति का, तीसरा ऑप्शन है हमारा प्लूटो का और चौथा ऑप्शन है मरकरी का। तो साथियों जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा बुध, यानी कि मरकरी का। तो साथियों जो मैसेंजर नामक अंतरिक्ष यान था इसने किसका अध्ययन किया था? तो इसने अध्ययन किया था बुध ग्रह का। किसका? बुध ग्रह का। और नासा कहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी साथियों? तो ये यूएसए की अंतरिक्ष एजेंसी। कहाँ की? यूएसए। यानी कि हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। क्या है? ऑप्शन 4 यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की नासा अंतरिक्ष एजेंसी हो जाएगी। जैसे भारत की है ना इसरो, ठीक इसी प्रकार से। तो नासा द्वारा प्रक्षेपित मैसेंजर अंतरिक्ष यान ने किसका अध्ययन किया था? तो वो बुध ग्रह का इसने अध्ययन किया था। ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माउंट सेंट हेलेना द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? तो साथियों जो माउंट सेंट हेलेना सक्रिय ज्वालामुखी है यानी कि एक्टिव ज्वालामुखी है, तो ये किस देश में स्थित है ये हमें बताना है। पहला ऑप्शन हो जाएगा जापान में, दूसरा है इंडिया में, तीसरा ऑप्शन है हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका में और चौथा ऑप्शन है चिली में। तो साथियों माउंट सेंट हेलेना सक्रिय ज्वालामुखी किस देश में पड़ता है? तो ये चिली में पड़ता है। कहां पर? चिली में पड़ता है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन 4 रहेगा। चिली कौन सा महाद्वीप में साथियों? तो साउथ अमेरिका में। कहां पर? ये साउथ अमेरिका में स्थित है। ये भी आप याद रखें, आपसे प्रश्न पूछ सकता है। कहां पर? साउथ अमेरिका में। अगर इसकी साथियों राजधानी की बात करें तो वो हो जाएगी सेंटियागो। क्या हो जाएगी? सेंटियागो। कभी कभी ऐसे प्रश्न भी पूछ लेता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 है। चिली की राजधानी सेंटियागो और साउथ अमेरिका का यह एक देश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों का संविधान के किस अनुसूची में उल्लेख किया गया है? तो साथियों, जो भारत के राज्य एवं संघ शासित प्रदेश हैं, जिन्हें यूटी या यूनियन टेरिटरी बोलते हैं, तो क्या संविधान के किस अनुसूची में उल्लेख किया गया है? तो पहला ऑप्शन है प्रथम अनुसूची में, दूसरा ऑप्शन है दूसरी अनुसूची में, तीसरा ऑप्शन है तीसरी अनुसूची में, और चौथा ऑप्शन है कि चौथी अनुसूची में। तो साथियों, करेक्ट आंसर इसका रहेगा फर्स्ट शेड्यूल, यानी कि प्रथम अनुसूची में राज्य और संघ शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में कितने 28 तो राज्य हैं हमारे पास, कितने 28, और यूटी कितनी है? तो 08 यूटीज है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हैं हमारे पास। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन एक। सॉरी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। वर्तमान में दिल्ली के लोकायुक्त कौन है? क्या साथियों प्रश्न, वर्तमान में दिल्ली के लोकायुक्त कौन है? तो साथियों 2017 के हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन अब हम 2025 में एग्जाम देंगे तो हमें वही पढ़ना है। तो वर्तमान में दिल्ली के प्रमुख लोकायुक्त कौन है साथियों? तो आपको मैं डायरेक्ट नाम बता देता हूँ उनके, वो है हरीश चंद्र मिश्रा। कौन है? हरीश चंद्र मिश्रा, आप इसको याद रख लेंगे। कौन है वर्तमान में दिल्ली के लोकायुक्त? तो वो है हरीश चंद्र मिश्रा। तो यहाँ पर इन ऑप्शन से हमें कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट याद रखना है, हरीश चंद्र मिश्रा वर्तमान में दिल्ली के लोकायुक्त हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। ये जो कि हमारा कंप्यूटर का प्रश्न है, कायगा कंप्यूटर का प्रश्न है। एक विंडोज आधारित कंप्यूटर में दो फाइलें एक ही फोल्डर में नहीं हो सकती यदि, ऑप्शन देखेंगे हम। पहला, उनमें नाम में अंतर हो लेकिन तारीख सही हो। दूसरा ऑप्शन है, उनमें नाम में अंतर हो लेकिन समान फाइल हो। तीसरा है, उनमें नाम में कोई अंतर ना हो और फाइल में भी समान हो। और चौथा ऑप्शन हो जाएगा, उनमें समान नाम हो लेकिन फाइल समान ना हो। प्रश्न फिर से रिपीट कर दूं, एक विंडोज आधारित कंप्यूटर में दो फाइलें एक ही फोल्डर में नहीं हो सकती, ये साथियों हमें बताना है। तो करेक्ट आंसर रहेगा इसका हमारा ऑप्शन तीसरा, बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा कि एक विंडोज आधारित कंप्यूटर में दो फाइलें एक ही फोल्डर में नहीं हो सकती यदि उनमें नाम में कोई अंतर ना हो और फाइल में भी समान हो। यानी कि फाइल भी समान हो, यानी कि फोटो भी एक ही जैसा हो और उसका जो नाम है वो भी, यानी कि फोटो 01। एक मिनट यहाँ से लिख देता हूँ मैं फिर से, फोटो 01। अब साथियों अगर ये दोनों एक जैसे होंगे, फोटो 01 फोटो 01, तो आपको पता होगा कि उसमें सेव नहीं होता और फिर हमें रिप्लेस का ऑप्शन आता है। जब उस पर हम क्लिक करते हैं तो पुराना वाला हट जाता है और नया आ जाता है। तो ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन साथियों हमारा हिस्ट्री का है। गांधार कला एक बौद्ध दृश्य कला शैली जिसका विकास प्रथम शताब्दी से ईसा पूर्व तथा 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में व्यापक तौर पर हुआ, ये किस साम्राज्य में समृद्ध थी? तो साथियों जो गांधार कला है, जो गांधार स्टाइल है साथियों, ये किसके शासन काल में बहुत ज्यादा समृद्ध थी, ये हमें बताना है। तो पहला है साथियों कुषाणों के समय, दूसरा है गुप्त डायनेस्टी के समय, तीसरा है पल्लवों के समय और चौथा है मौर्यों के समय। तो साथियों गांधार कला जो है ये कुषाणों के समय काफी समृद्ध थी। किसके समय? कुषाणों के समय ये काफी समृद्ध थी, इसलिए करेक्ट हमारा ऑप्शन रहेगा ऑप्शन एक। क्या रहेगा? ऑप्शन एक बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा साथियों। और कुषाण वंश का महान शासक साथियों कौन था? तो वो था कनिष्क। कौन था? कनिष्क इस डायनेस्टी का सबसे महान राजा था। कुषाणों का कौन? कनिष्क। और ये साथियों यूची जाति थी। कौन सी? यूची नामक जाति के लोग थे जिन्होंने भारत में आकर कुषाण वंश की स्थापना करी थी। यूची नामक ये जाति थी, तो आप ये भी याद रख सकते हैं। तो और इसका एक ये प्रश्न आप बिल्कुल याद रखें, बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि कुषाणों का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो साथियों वो था हमारा कनिष्क। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहां पर हुआ था? साथियों 2015 की बात करी गई है यहाँ पर कि 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहां पर किया गया था। तो हमें इन ऑप्शन से कोई मतलब नहीं है। अब हम डायरेक्ट लेटेस्ट देखने वाले हैं साथियों, हमारा जो कि है 2024 का। कौन सा साथियों? 2024 का, जिसको इसको जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन होता है इसको कॉप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो 2024 का कॉप 29 हम देखेंगे ये कहां पर हुआ था साथियों। तो ये आपके अजरबैजान में हुआ था। किस देश में हुआ था? अजरबैजान देश में हुआ था। ये अजरबैजान देश में हुआ था और उसकी राजधानी बाकू में हुआ था। कहां पर? बाकू में। तो कॉप 29 बाकू अजरबैजान में आपका हुआ था। और साथियों हम बात करें कॉप 30 की, किसकी? कॉप 30 की। तो ये कहां पर होने वाली है साथियों 2025 में? तो ये आपके ब्राजील देश में होने वाली है। कहां पर? ब्राजील देश में होने वाली है। तो इसको भी आप करंट अफेयर्स के लिहाज से बिल्कुल याद रखेंगे। 2025 का कॉप 29 बाकू अजरबैजान और कॉप 30 2025 ब्राजील में होने वाला है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा, यूनिटार का हमें यहाँ पर फुल फॉर्म बताना है। ये यूनिटार यहाँ पर दिया गया है, इसका हमें फुल फॉर्म देखना है।
तो पहला ऑप्शन है यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसपोर्ट एंड एग्रीकल्चर रिसर्च, दूसरा ऑप्शन है यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूट फॉर टोटल एग्रीकल्चर रेडीनेस, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च, और चौथा ऑप्शन हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस इंसेंटिव फॉर ट्रांसपोर्ट रेडीनेस। तो साथियों इसका हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन तीसरा। कौन सा? ऑप्शन तीसरा। तो यूनिटार का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। क्या है? यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। और इसके अध्यक्ष की हम बात करें साथियों तो वो है भारत के निखिल सेठ। कौन है? भारत के जो निखिल सेठ है साथियों, वो हमारे यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च के क्या है? प्रेसिडेंट हैं, यानी कि अध्यक्ष हैं। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन तीसरा रहने वाला है। जो हमने पहला दूसरा प्रश्न देखा था यूएन, उसके अंदर साथियों ऐसी बहुत सारी बॉडी आती है जैसे यूनिटार, यूनिसेफ, है ना, उसमें अलग अलग होते हैं, इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसी में से देखिए एक ही शिफ्ट में यूएन से संबंधित दो प्रश्न आ गए हैं। तो जो यूएन है साथियों वो भारतीय परीक्षाओं में बहुत ज्यादा छाया रहता है, और यहाँ पे जो जितने भी हमारे बोर्ड हैं उनका पसंदीदा टॉपिक भी है यूएन, इसलिए इसको पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। एक भू स्थिर उपग्रह 35,790 किलोमीटर ऊंचाई पर एक कक्षा के पूर्ण परिक्रमा पर कितना समय लेता है? ये बताना साथियों कि जो भू स्थिर उपग्रह है, क्या है? भू स्थिर उपग्रह यानी कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट 35,790 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक कक्षा के पूर्ण परिक्रमण में कितना समय लेता है? तो यहाँ पर साथियों पहला ऑप्शन है 30 दिन लेता है, दूसरा ऑप्शन है 24 घंटे लेता है, तीसरा ऑप्शन है 365 दिन यानी कि एक साल लेता है, और चौथा ऑप्शन है कि 12 घंटे लेता है। करेक्ट आंसर रहेगा 24 घंटे लेता है। कितने? 24 घंटे लेता है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पृथ्वी भी अपने अक्ष परिक्रमण करने में कितने 24 घंटे का समय लेती है, और ये भी 24 घंटे का समय लेता है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? भू स्थिर उपग्रह। क्या बोला जाता है? भू स्थिर उपग्रह बोला जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? साथियों स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है कि जो हमारा कौन सा राज्य है जहां पर नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? पहला ऑप्शन है उत्तराखंड, जिसको देवभूमि भी बोलते हैं, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, और चौथा ऑप्शन हो जाएगा हमारा सिक्किम। तो साथियों नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? करेक्ट आंसर ऑप्शन एक रहेगा उत्तराखंड में। कहां पर? ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उत्तराखंड की राजधानी क्या हो जाएगी? देहरादून, और वहां के मुख्यमंत्री कौन है? वो है पुष्कर सिंह धामी। चलिए साथियों इसके अलावा हम उत्तराखंड के कुछ और नेशनल पार्क देख लेते हैं। तो साथियों वो हो जाएगा हमारा जिम कॉर्बेट। कौन सा हो जाएगा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, वहां पर एक है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसके अलावा साथियों वहां पर आपको राजाजी नेशनल पार्क भी देखने को मिलेगा। कौन सा? राजाजी नेशनल पार्क भी वहां पर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा साथियों वहां पर गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेगा। कौन सा? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान भी वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए टोटली हम कवर कर लेते हैं इसके साथियों। तो एक आपका हो जाएगा फूलों की घाटी। कौन सा हो जाएगा? फूलों की घाटी नेशनल पार्क, यानी कि वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क भी आपको वहां पर देखने को मिलेगा, फूलों की घाटी। इसके अलावा साथियों आपको एक और देखने को मिलेगा वहां पर गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। कौन सा देखने को मिलेगा? गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर टोटल 6 नेशनल पार्क है साथियों, और एक तो अभी हम क्वेश्चन में ही देख रहे हैं नंदा देवी नेशनल पार्क। तो टोटल यहाँ पर हमने इसके 6 नेशनल पार्क भी साथियों देख लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है निम्नलिखित के बीच में हमें समानता बतानी है। तो साथियों मकर संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी और बैसाखी, इन सब में हमें क्या बताना है? समानता बतानी है। तो फर्स्ट ऑप्शन हम देख लेते हैं हमारा कि सभी उत्तरी भारत के पर्व हैं। क्या है? मकर संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी और बैसाखी सभी क्या है? उत्तरी भारत के पर्व हैं। फिर दूसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पर सभी पर्वों के नाम फसल की कटाई पर हैं। तीसरा ऑप्शन है सभी पर्व जनवरी महीने में मनाए जाते हैं, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों मकर संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी और बैसाखी सभी पर्वों के नाम फसल कटाई पर आधारित हैं। तो ऑप्शन दूसरा यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन दूसरा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अब साथियों मैं आपको बता दूं कि जो हमारा मकर संक्रांति, लोहड़ी और बैसाखी ये कहाँ मनाई जाती है? ये उत्तर भारत में मनाई जाती है। कहाँ पर? उत्तर भारत में मनाई जाती है। लेकिन साथियों जो पोंगल है वो कहाँ मनाया जाता है? तो पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। कहाँ पर? पोंगल आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है। तमिलनाडु में मनाया जाता है। और मकर संक्रांति, लोहड़ी, बैसाखी कहाँ पर मनाई जाती है? तो उत्तर भारत में। जैसे मकर संक्रांति एमपी में हो जाएगा, गुजरात में हो जाएगा, वहां पर मनाई जाती है, पतंगबाजी उस दिन होती है। लोहड़ी और बैसाखी हमारे मेनली पंजाब और हरियाणा, दिल्ली, साथ में पंजाब, दिल्ली और हरियाणा में मनाई जाती है ना साथियों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। हरियाणा,
दूध और दही का खाना तो हरियाणा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। अगला हमारा साथियों यहाँ पर केमिस्ट्री का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है कि एक द्रव की बूंद संयोजित होती है क्योंकि इसके कणों की आकर्षण और संभव क्षेत्रफल न्यूनतम करता है, इस परिघटना को कहा जाता है। फिर से रिपीट कर दूं, एक द्रव की बूंद संयोजित होती है क्योंकि इसके कणों का आकर्षण और संभव क्षेत्रफल न्यूनतम करता है, इस परिघटना को हम क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है पृष्ठ तनाव, दूसरा ऑप्शन है अधिक्य, तीसरा ऑप्शन है गुहिकायन और फोर्थ है श्यानता यानी कि वेस्कोसिटी। टफ प्रश्न है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक पृष्ठ तनाव। क्या बोलते हैं साथियों इसको, पृष्ठ तनाव यहाँ पर इसको बोला जाता है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं साथियों हम। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट जजों की कुल संख्या के संशोधन अधिनियम 2008 के संबंध में भारत के संविधान में परिकल्पना की गई थी कि वहां भारत के एक निश्चित न्यायालय होंगे जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे और अन्य न्यायाधीशों की संख्या। साथियों अगर शॉर्ट लैंग्वेज में बात करें तो आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि 2009 के बाद जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनकी कुल संख्या कितनी कर दी गई है, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 4 यानी कि 30 कर दी गई। अब थोड़ा सा इसको मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। तो साथियों 2008 से पहले क्या था कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं एससी के वो कितने थे साथियों, 25 थे। कितने सुप्रीम कोर्ट के जज कितने थे, 25 थे। लेकिन इनको सुप्रीम कोर्ट संशोधन अधिनियम 2008 में कितनी कर दी गई थी बढ़ाकर, तो इनको 30 कर दिया गया था। कितने कर दिया गया था, 30। और उसमें मुख्य जज अलग है यानी कि 30+1 कितना, 30+1 तो टोटल कितने 31 जज हो गए थे। और साथियों इसको बाद में बढ़ा दिया गया है, इसको 2019 में फिर से बढ़ा दिया गया है। तो जहां पहले 31 थे साथियों वहां पर अब कितने हो गए हैं, 34 हो गए हैं। कितने, 34। एक तो हमारे जो मुख्य जस्टिस रहते हैं वो, और इसके अलावा 33 अन्य जज। तो इसको आप याद रखेंगे। तो अगर आपसे अब प्रश्न पूछे साथियों कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की कुल संख्या कितनी है मुख्य न्यायाधीश सहित, तो हो जाएगी हमारी 34। कितनी हो जाएगी, 34। लेकिन इस प्रश्न के अनुसार करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन चौथा यानी कि 30। समझ गए होंगे आप। चलिए अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे शक्तिशाली जियो स्पाई उपग्रह जियोफैन 4 का प्रक्षेपण किया है। ये हमें बताना है कि साथियों वो कौन सा देश है जिसने जियो स्पाई उपग्रह जियोफैन 4 का प्रक्षेपण किया है। तो पहला ऑप्शन है रूस ने किया है, दूसरा ऑप्शन है भारत ने किया है, तीसरा ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया है और चौथा है कि चीन ने किया है। तो साथियों वो किया है चीन ने। किसने, चीन ने किया है। तो ये क्या है साथियों, जियो स्पाई उपग्रह है और इसका नाम है जियोफैन 4। किसने किया है इसको लॉन्च, इसको चीन ने लॉन्च किया है। हमारा पड़ोसी देश है चीन और इसकी राजधानी क्या है, वो है बीजिंग। क्या है, बीजिंग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऑप्शन 4 यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है। क्या हमें बताना है कि कौन सा साथियों बुक है जो कि यहूदी धर्म से संबंधित है, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो पहला ऑप्शन है धम्मपदा, दूसरा ऑप्शन है तोरा, तीसरा ऑप्शन है गुरु ग्रंथ साहिब और चौथा ऑप्शन है त्रिपिटक। तो साथियों यहूदी धर्म से संबंधित हो जाएगा तोरा। कौन सा हो जाएगा, तोरा। यानी कि ऑप्शन दूसरा यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों इसका एक और नाम भी है तनख। क्या है, तनख। और इसको अन्य नाम तालमुद, ये तालुमद है ना साथियों, ये तालमुद, ये इसके अन्य नाम हो जाएंगे। इसके साथियों अगर भाषा की बात करें तो वो है हिब्रू। कौन सी भाषा है इसकी, हिब्रू। और ये ज्यूश यानी कि यहूदी धर्म से संबंधित है। और इनका मेन मुख्य देश कौन सा है साथियों, वो है इजराइल। आपने सभी ने देखा होगा इजराइल इसका मुख्य देश हो जाएगा। अन्य ऑप्शन की बात करें साथियों तो गुरु ग्रंथ साहिब किसका है, हमारे सिख धर्म का मुख्य ग्रंथ है। ये किसका, सिख धर्म का मुख्य ग्रंथ है। साथियों त्रिपिटक किससे संबंधित है, तो बुद्ध धर्म से संबंधित है। किससे, बुद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक। इसके अंदर 3 किताब हैं, उनके भी यहाँ पर नाम लिख ही देता हूं मैं। पहला हो जाएगा हमारा विनय पिटक। कौन सी हो जाएगी, विनय पिटक। दूसरा है साथियों सूक्त पिटक। कौन सी हो जाएगी, दूसरी सूक्त पिटक हो जाएगी। और तीसरी है अभिधम्म पिटक। कौन सी हो जाएगी, अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक। चलिए अब सारे हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। तो यहूदी धर्म से संबंधित कौन है, वो है तोरा जिसका अन्य नाम तलख, तनख या तालुमुद भी है। गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म से और त्रिपिटक बुद्ध धर्म से है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन दूसरा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में बहु सौर प्रणाली दूरबीन युक्त वेधशाला का प्रयोग किया था। क्या है कि भारत में बहु सौर प्रणाली दूरबीन युक्त वेधशाला का प्रयोग कहां पर किया गया है। पहला है उदयपुर में, दूसरा ऑप्शन है जयपुर में, तीसरा ऑप्शन है कोडाईकनाल में और चौथा ऑप्शन है अहमदाबाद में।
करेक्ट आंसर रहेगा साथियों उदयपुर में। कहां पर? उदयपुर। ऑप्शन 1 बिल्कुल हमारा इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। साथियों चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बोम्बायला देवी लेशराम भारत के किस खेल से संबंध रखती है? नाम याद रखें आप, क्योंकि ये क्या है, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है साथियों। किसका? स्टैटिक जीके। खेल, फिर उसका साथियों खिलाड़ी, और फिर उस खेल से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण शब्दावली। क्या है? उस खेल से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण शब्दावली। ये आपसे अधिकतर परीक्षा में पूछ जाते हैं। खेल, खिलाड़ी, महत्वपूर्ण शब्दावली। उसका कब पूछ लेगा? आउटडोर, इंडोर, ये पूछ लेगा। और कुछ प्रमुख जो हमारे स्टेडियम वगैरह हैं उनके भी नाम पूछ लेता है कि ये स्टेडियम कहाँ पर है, ये स्टेडियम कहाँ पर है ना। जैसे आपसे पूछा गया था कि विश्व का सबसे ऊंचा हॉकी स्टेडियम कहाँ पर है, तो सत्य वो शिलारू हिमाचल प्रदेश में। तो ऐसे प्रश्न भी आपसे कभी कभी पूछ लेता है। तो बोम्बायला देवी लेशराम भारत के किस खेल से संबंध रखती है? पहला ऑप्शन है आर्चरी यानी कि तीरंदाजी से, दूसरा है बॉक्सिंग कुश्ती, तीसरा ऑप्शन है क्रिकेट, और चौथा है हमारा बैडमिंटन। करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ये आर्चरी से संबंध रखती है। किससे? आर्चरी से यानी कि तीरंदाजी से। बोम्बायला देवी लेशराम तो भारत के किस खेल संबंधित है? तीरंदाजी से संबंधित है। ऑप्शन 1 हमारा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैसे तो ये रीजनिंग का प्रश्न है लेकिन मैंने इसको इधर ही डाल दिया कि निम्नांकित में से एक विषम हमें चुनना है। तो ओड हमें साथियों यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो पहला ऑप्शन है हाथी, दूसरा है गरुड़, ये गरुड़ है ना, गरुड़, तीसरा है तेंदुआ, और चौथा है चमगादड़। तो साथियों इनमें से हमें एक विषम चुनना है। तो साथियों वो विषम है हमारा गरुड़। क्या है? गरुड़ हमारा विषम हो जाएगा, क्योंकि हाथी, तेंदुआ और चमगादड़ ये सब क्या है? मेमल है। क्या है? मेमल, यानी कि ये स्तनधारी है। क्या है? स्तनधारी है, लेकिन गरुड़ स्तनधारी नहीं है। तो वो विषम हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन दूसरा, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए कंफ्यूज करने के लिए हमें चमगादड़ दिया गया था। अब हम चमगादड़ पेड़ पर लटका रहता है तो हम समझते हैं वो भी एक पक्षी होगा, लेकिन वो वास्तव में क्या है? एक मेमल है, यानी कि स्तनधारी है। और हाथी, तेंदुआ तो है ही। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन दूसरा रहने वाला है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों हमारा, अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू द्वारा, दूसरा ऑप्शन है विनायक दामोदर सावरकर द्वारा, तीसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी द्वारा, और चौथा है भगत सिंह जी के द्वारा। तो साथियों जो अभिनव भारत है इसकी स्थापना किसने करी थी? तो वो करी थी विनायक दामोदर सावरकर ने। तो ऑप्शन दूसरा यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विनायक सावरकर द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। कब करी गई थी साथियों? तो वो 1904 में करी गई थी। कब? 1904 में उनके द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। और 1952 में फिर उन्होंने इसको समाप्त भी कर दिया था। क्या कर दिया गया था? इसको समाप्त भी कर दिया था, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि जो इसका मोटिव था वो अब ये कंप्लीट कर चुकी है। तो अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा की गई थी। स्थापना वर्ष इसका 1904 था, और 1952 में उन्होंने इसको समाप्त भी कर दिया था। अन्य ऑप्शन देखना चाहते हो तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को तो आप सभी जानते होंगे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। महात्मा गांधी को भी जानते होंगे, हमारे राष्ट्रपिता। और भगत सिंह का तो फिर क्या ही कहना, ग्रेट इंडियन रेवोल्यूशनरी थे। कौन? भगत सिंह, जिनका जन्म कहाँ पर हुआ था साथियों? पंजाब, पाकिस्तान वाले पंजाब में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ साथियों एक शब्द दिया गया है अकबलू, इससे हमें बताना है कि किसकी है। तो ये भी एक रीजनिंग का क्वेश्चन है कि रीअरेंजिंग द लेटर अकाबलू वी गॉट द कैपिटल ऑफ। तो आप सीधे देखने से ही मालूम पड़ रहा है कि काबुल। क्या बन रहा है साथियों? देखने से ही मालूम पड़ रहा है कि काबुल। अब काबुल किसकी राजधानी है? तो सीधी सी बात है कि वो हमारे अफगानिस्तान की राजधानी है। इसीलिए साथियों प्रत्येक देश की राजधानी भी हमें याद करनी है, लूसेंट में दी गई है, क्योंकि कभी कभी ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं। तो अफगानिस्तान की राजधानी क्या हो गई? वो तो काबुल हो गई। चीन की हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा, वो क्या है? बीजिंग है। क्या है? बीजिंग। बहरीन की साथियों हम बात करें तो वो है मनामा। क्या हो जाएगी? बहरीन की मनामा। और अल्जीरिया की राजधानी क्या हो जाएगी? अल्जीयर्स। क्या हो जाएगी? अल्जीयर्स। ये इसकी राजधानी हो जाएगी। तो चलिए, चीन की बीजिंग, अफगानिस्तान की काबुल, बहरीन की मनामा, और अल्जीरिया की अल्जीयर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से कंप्यूटर का आ गया है। किसी एक फाइल टाइप करें जिसमें एक कंप्यूटर की पहचान हो सकती है। किसी एक फाइल टाइप करें जिसमें एक कंप्यूटर की पहचान हो सकती है। तो वो है साथियों फाइल नेम, दूसरा है फाइल का साइज, तीसरा है फाइल का रास्ता, और चौथा है फाइल का एक्सटेंशन। क्या है साथियों? फाइल का एक्सटेंशन। तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन 4, फाइल का एक्सटेंशन। क्योंकि साथियों क्या है कि किसी एक फाइल टाइप करें जिससे हमें कंप्यूटर की पहचान हो सकती है, वो साथियों फाइल का एक्सटेंशन, यानी कि जैसे कि मेरा नाम अर्जुन है तो अर्जुन, फिर उसके पीछे आपने डॉट लगा के डॉक, अलग अलग रहता है ना ऐसे, विंडो। तो उससे हमें कंप्यूटर की पहचान हो जाती है उसके नाम के आधार पर। तो ये हमें यहाँ पर बताना है
कि किसी एक फाइल टाइप करें जिससे एक कंप्यूटर की पहचान हो सकती है, तो साथियों फाइल एक्सटेंशन से कंप्यूटर की पहचान हो सकती है। ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलिए अगला फिर से हमारा हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द अजंता केव्स पेंटिंग आर टेस्टिमोनी ऑफ गोल्डन एज इंडिया। तो साथियों हमें बताना है कि जो अजंता केव है, साथियों अजंता केव्स के जो चित्र हैं वो किस समय गोल्डन एज के हैं और उसकी हमें जानकारी देते हैं। कौन सी? अजंता केव्स पेंटिंग। तो पहला ऑप्शन है साथियों बौद्ध धर्म, दूसरा है शैव धर्म, तीसरा है जैन धर्म और चौथा ऑप्शन हो जाएगा हमारा वैष्णव धर्म। क्या हो जाएगा? वैष्णव धर्म। तो साथियों जो अजंता केव्स पेंटिंग है वो हमें बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी देती है। किसके बारे में? बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी देती है, इसलिए ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। और साथियों इस गुफा की महत्वपूर्ण बात क्या है मालूम? वो आपको बताता हूँ कि इस गुफा में साथियों जो अजात शत्रु था, अजात शत्रु आप सभी ने हिस्ट्री पढ़ी है, इसमें अजात शत्रु और महात्मा बुद्ध, क्या है साथियों? अजात शत्रु और महात्मा बुद्ध की मुलाकात का चित्र है। क्या साथियों? महात्मा बुद्ध की मुलाकात का इसके अंदर चित्र है। मुलाकात यानी कि भेंट, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, भेंट का इसमें साथियों चित्र अंकित है, इसी कारण ये इतनी फेमस है, चित्र इसमें अंकित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो अजंता केव्स पेंटिंग साथियों बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है, इसमें अजात शत्रु और महात्मा बुद्ध की भेंट का चित्र अंकित है। ऑप्शन 1 यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न फिर से कंप्यूटर का है। एक कंप्यूटर के संबंध में GUI स्टैंड के लिए क्या करता है? यानी साथियों हमें GUI का फुल फॉर्म बताना है। क्या बताना है? GUI का फुल फॉर्म हमें यहाँ पर बताना है। तो पहला है ग्रुप यूजर इंटरफेस, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा ग्राफिक यूटिलिटी इंटरफेक्शन, तीसरा है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और चौथा है ग्राफिकल यूटिलिटी इंटरफेस। ये हमें यहाँ पर साथियों बताना है। करेक्ट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन तीसरा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या हो जाएगा? ग्राफिक यूजर इंटरफेस। ऑप्शन तीसरा यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। GUI का फुल फॉर्म हमसे पूछा गया था और वो होता है ग्राफिक यूजर इंटरफेस। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा पॉलिटी का आ गया। अगर पंचायत स्थगित होती है तो चुनाव होगा। अगर जो ग्राम पंचायत है वो स्थगित होगी, या ग्राम पंचायत नहीं साथियों, यहाँ पर नगर पंचायत और जिला पंचायत भी आ गई है। अगर पंचायत स्थगित होगी तो चुनाव होगा स्थगित समय के 6 माह के अंदर, दूसरा ऑप्शन है स्थगित समय से 12 माह के अंदर, तीसरा ऑप्शन है स्थगित समय से 2 माह के अंदर और चौथा है स्थगित समय से 1 माह के अंदर। तो साथियों करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर रहने वाला है स्थगित समय से 6 माह के अंदर। अगर पंचायत स्थगित होती है तो 6 महीने के अंदर अंदर साथियों वहां पर वापस चुनाव होना चाहिए। ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों देश में आपको पता होगा कि पंचायती राज व्यवस्था है, तो इसका जो अनुच्छेद साथियों 40 है उसमें इसका वर्णन किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 40 में पंचायती राज का साथियों और पंचायती गठन का प्रावधान किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 40 यहाँ पर लिख देता हूं मैं, पंचायतों के गठन का वर्णन किया गया है। पंचायतों के गठन का वर्णन यहाँ पर किया गया है। और साथियों बहुत सारी समितियां भी हैं, जिनमें से एक बता दूं काफी इंपोर्टेंट है, वो है बलवंत राय मेहता समिति। कौन सी साथियों? बलवंत राय मेहता समिति। अधिकतर परीक्षा में पूछ ली जाती है, इसलिए यहाँ पर इसका हम थोड़ा सा देख लेते हैं, बलवंत राय मेहता समिति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बलवंत राय मेहता समिति साथियों क्यों इंपोर्टेंट है? क्योंकि इसके द्वारा साथियों त्रिस्तरीय पंचायतों का गठन हुआ था। कितने स्तरीय? त्रिस्तरीय पंचायतों का गठन हुआ था। ग्राम पंचायत, नगर पंचायत और जिला पंचायत, है ना। चलिए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं, इसलिए थोड़ी इंपॉर्टेंट है। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न और काफी इजी भी है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी? नील्स बोर ने, दूसरा ऑप्शन जे थॉमसन ने, तीसरा ऑप्शन अल्बर्ट आइंस्टीन ने और चौथा अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। तो साथियों इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी जे थॉमसन ने। किसने? जे थॉमसन ने इसकी खोज करी थी। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल करेक्ट है। इस सेट का सबसे इजी क्वेश्चन मुझे यही लगा। तो इलेक्ट्रॉनिक खोज किसने करी थी? वो करी थी जे थॉमसन ने। अगला प्रश्न है हमारा फिजिक्स से जुड़ा हुआ। निम्नलिखित में से कौन उपकरण विभव कील से एक विद्युत उपकरण की रचना संरक्षित होती है? फिर से रिपीट कर दूं, निम्नलिखित में से कौन उपकरण विभव कील से एक विद्युत उपकरण की रचना संरक्षित होती है? तो पहला है वोल्टेज भार, दूसरा है वृद्धि संरक्षक, तीसरा है ऊष्मा संरक्षक और चौथा है धारा संरक्षक। करेक्ट आंसर रहेगा इसका हमारा ऑप्शन दूसरा, वृद्धि संरक्षक। क्या रहेगा? वृद्धि संरक्षक इसका ऑप्शन रहने वाला है, ऑप्शन दूसरा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन भारत का शुभंकर है, यानी कि साथियों मैस्कॉट हमें बताना है। क्या बताना है? मैस्कॉट, जिसको हम शुभंकर बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें मैस्कॉट बताना है कि जो इंडियन रेलवे है हमारा, इसका मैस्कॉट कौन सा है। पहला ऑप्शन है मॉरिस कैट, दूसरा है मुर्गन पीकॉक, तीसरा है नंदी बेल और चौथा है भोलू द एलिफेंट। तो साथियों इंडियन रेलवे का मैस्कॉट है भोलू द एलिफेंट। क्या है? भोलू द एलिफेंट। ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। यह भारतीय रेलवे का क्या है? मैस्कॉट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, काफी बड़ा प्रश्न है कि खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता और माध्यमिक उपभोक्ता के बीच क्या अंतर है। तो साथियों यहाँ पर हमें फर्स्ट कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर में अंतर बताना है। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं हम। प्राथमिक उपभोक्ता पौधे खाते हैं और अन्य उपभोक्ता माध्यमिक उपभोक्ता पौधे और विघटित पदार्थ खाते हैं। दूसरा ऑप्शन है प्राथमिक उपभोक्ता केवल पौधे खाते हैं, माध्यमिक उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं। तीसरा ऑप्शन देखेंगे, प्राथमिक उपभोक्ता पौधे और विघटित पदार्थ खाते हैं, माध्यमिक उपभोक्ता पौधे और अन्य उपभोक्ता को खाते हैं। और चौथा है कि प्राथमिक उपभोक्ता अन्य उपभोक्ताओं को खाते हैं और माध्यमिक उपभोक्ता केवल पौधे खाते हैं। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर आप सभी समझ गए होंगे कि ऑप्शन 1 हमारा सही है, क्योंकि साथियों जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो सिर्फ क्या खाते हैं? पौधे खाते हैं। क्या खाते हैं? जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो सिर्फ पौधे खाते हैं, और जो माध्यमिक उपभोक्ता होते हैं वो क्या खाते हैं? वो पौधे तो खाते ही खाते हैं। वो क्या करते हैं? पौधे तो खाते ही खाते हैं, इसके अलावा वो प्राथमिक उपभोक्ता और विघटित पदार्थ भी खा सकते हैं ना। तो यहाँ पे हमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो तृतीयक उपभोक्ता होते हैं, कौन तृतीयक उपभोक्ता होते हैं? वो पौधे, यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता और माध्यमिक उपभोक्ता का भी खा सकते हैं। यानी कि ये पूरी तरह जो हमारे प्राइमरी वाले होते हैं वो पूरी तरह शाकाहारी होते हैं। क्या होते हैं? पूरी तरह शाकाहारी होते हैं। फिर जो मिडिल वाले होते हैं वो साथियों शाकाहारी प्लस मांसाहारी, यानी दोनों प्रकार की चीज खा सकते हैं। और जो तृतीयक होते हैं हमारे थर्ड वाले, वो पूरी तरह से मांसाहारी ही होते हैं। चलिए ये पर्यावरण का प्रश्न है, काफी जटिल प्रश्न। चलिए अगला देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन प्रथम कार्बन नेगेटिव उत्सर्जक देश है, यानी कि साथियों बताना है कि वर्ल्ड का कौन कार्बन न्यूट्रल या कार्बन नेगेटिव देश है। तो पहला ऑप्शन है हमारा कनाडा, दूसरा ऑप्शन पोलैंड, तीसरा ऑप्शन भूटान और चौथा ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका। करेक्ट आंसर रहेगा साथियों हमारा पड़ोसी देश भूटान। भूटान क्या है साथियों? भूटान प्रथम कार्बन नेगेटिव उत्सर्जक देश है, यानी कि यहाँ पर जितनी भी कार्बन निकलती है उसका ये वापस से कंजप्शन कर लेता है, यानी कि उसको न्यूट्रल है। कार्बन यहाँ पर प्लस में नहीं, कार्बन का माइनस में होता है। जैसे भारत में कार्बन का हम उत्सर्जन ज्यादा करते हैं लेकिन उसको समेट नहीं पाते क्योंकि वन वगैरह कम है, लेकिन भूटान के साथ ऐसा नहीं है। तो निम्न में से कौन प्रथम कार्बन नेगेटिव उत्सर्जक देश है? तो वो भूटान हो जाएगा। भूटान की राजधानी की हम बात करें तो हो जाएगी थिम्पू। क्या हो जाएगी? भूटान की राजधानी थिम्पू। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये भी हमारा करंट अफेयर्स का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ है, ये हमें बताना है। तो साथियों उस समय कोई और था, लेकिन अब हम लेटेस्ट की बात करें तो वो है BVR सुब्रमण्यम। कौन है? BVR सुब्रमण्यम, आप इसको याद रखेंगे। BVR सुब्रमण्यम आप याद रखेंगे। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया, BVR सुब्रमण्यम आपको याद रखना है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। इन 2015 which of the following banks was the first bank to tie up with Indian Railway to sell rail ticket through their website। तो साथियों में बताना है कि 2015 में वो कौन सा बैंक था जिसने अपनी वेबसाइट के माध्यम से इंडियन रेलवे के टिकट बेचने का टाइप किया था साथियों। तो करेक्ट आंसर इसका मैं आपको डायरेक्ट बता दूं, वो था हमारा आईसीआईसी बैंक। कौन सा था? आईसीआईसी बैंक था, लेकिन वो 2015 में हुआ था तो वो अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कौन था? हमारा आईसीआईसी बैंक था। लेकिन चलो साथ में थोड़ा हम स्टडीज जीके वो देख लेते हैं पोर्शन। हम देख लेते हैं कि किस बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो साथियों जो हमारा आईसीआईसी बैंक है इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। कब? 1994 में हुई थी। स्टेट भारतीय स्टेट बैंक की हम बात करें साथियों तो इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 1894 में हुई थी। और एचडीएफसी की बात करें साथियों तो इसकी अगेन 1994 में हुई थी। सबसे पुराना बैंक हमारा यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? पंजाब नेशनल बैंक। इसकी स्थापना किसने करी थी? इसकी स्थापना करी थी लाला लाजपत राय ने। किसने? लाला लाजपत राय ने इसकी स्थापना करी थी पंजाब में 1894 में। अगेन हमारा सबसे बड़ा सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक, इसकी स्थापना 1955 में। और आईसीआईसी और एचडीएफसी दोनों प्राइवेट बैंक हैं और इनकी स्थापना 1994 में करी गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न फिर से एनवायरमेंट का आ गया है कि निम्नलिखित में से वायुमंडल के किस परत से रेडियो का संचार संभव होता है।
तो वायुमंडल की साथियों कौन सी परत है जहां से रेडियो का संचार यानी कि रेडियो कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है, वो हमें बताना है। तो पहली है शोभ मंडल, दूसरी है तापीय मंडल, तीसरी है आयन मंडल और चौथी है समताप मंडल। साथियों करेक्ट आंसर ऑप्शन तीसरा रहेगा, आयन मंडल। क्या रहेगा? आयन मंडल हमारा यहाँ रहने वाला है। तो आयन मंडल से क्या होता है? रेडियो का संचार संभव होता है। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों हम। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण करने का अधिकार किसका होता है? तो साथियों जो हमारा भारतीय संविधान है उसके अनुसार उच्च न्यायालय यानी कि हाईकोर्ट की यहाँ पर बात करी गई है, तो उनके न्यायाधीशों का स्थानांतरण करने का अधिकार किसे होता है? पहला ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश को, दूसरा है भारत के प्रधानमंत्री को, तीसरा ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति को और चौथा है उच्चतम न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश उसका ट्रांसफर कर सकता है। करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन एक। जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं यानी कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसके सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को स्थानांतरण करने का अधिकार होता है। ऑप्शन एक बिल्कुल यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। किस गवर्नर जनरल के समय भारत का स्वतंत्रता संघर्ष में सिपाही विद्रोह हुआ था? यह हमें बताना है कि किस गवर्नर जनरल के समय भारत का स्वतंत्रता संघर्ष सिपाही विद्रोह हुआ था। तो पहला है लॉर्ड एलिंगबर्ग, दूसरा है लॉर्ड हार्डिंग, तीसरा है लॉर्ड बेंटिक और फोर्थ है लॉर्ड कैनिंग। तो साथियों करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन फोर्थ, लॉर्ड कैनिंग के समय। कब? तो साथियों लॉर्ड कैनिंग के समय भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष या सिपाही विद्रोह हुआ था। तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। कहां पर हुआ था साथियों? तो ये मेरठ में हुआ था। कहां पर हुआ था? मेरठ में हुआ था। और तारीख की हम बात करें तो 10 मई को हुआ था। कब? 10 मई को यह हुआ था। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। स्थान अगर आपसे पूछे तो हमारा मेरठ हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न साथियों ये उस समय 2016 के करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ प्रश्न है, लेकिन आज के समय हम साथियों हम बात करें तो भारत में 8वां ब्रिक्स सम्मेलन ये, तो यहाँ पर हमें कुल मिलाकर ब्रिक्स सम्मेलन की बात करनी है साथियों। तो हम लेटेस्ट ब्रिक्स सम्मेलन की बात कर लेते हैं जो कि 2024 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था साथियों? तो यहाँ पे कजान में हुआ था। कहाँ पर? कजान में हुआ था। और ये कौन सा देश में हुआ था? रशिया में। कहाँ पर? कजान रशिया में हुआ था। 2025 का ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ पर होने वाला है साथियों? तो वो ब्राजील में होने वाला है। कहाँ पर? ब्राजील में होने वाला है। ब्राजील का जो एक शहर है साथियों रियो डी जेनेरी, क्या? रियो डी जेनेरी में होने वाला है, जनवरी में होने वाला है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये पुराना हो गया। तो 2025 का ब्रिक्स सम्मेलन कहां पर हुआ था? कजान और रशिया में हुआ था। और 2024 का जो ब्रिक्स सम्मेलन है वो कजान रशिया में हुआ था। और 2025 का ब्राजील रियो डी जेनेरो में होने वाला है। और इनका एक बैंक भी है जिसका नाम क्या है? ब्रिक्स बैंक। क्या है? ब्रिक्स बैंक। और इससे ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन एक मोनोसेकेराइड शर्करा है? क्या है साथियों? हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक मोनोसेकेराइड शर्करा है? तो पहला ऑप्शन है गैलेक्टोज, दूसरा है ग्लूकोज, तीसरा है फ्रक्टोज और चौथा है माल्टोज। क्या है साथियों? माल्टोज। तो इसका करेक्ट आंसर साथियों ग्लूकोज। क्या है ये? ग्लूकोज। यानी कि मोनोसेकेराइड शर्करा है। मोनोसेकेराइड का मतलब होता है साथियों शर्करा के एक से अधिक अणु। क्या है? 1+1, एक से अधिक अणुओं से मिलकर बनती है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? मोनोसेकेराइड बोलते हैं। चलिए साथियों अब हम देख लेते हैं कि कौन सी शर्करा किसमें पाई जाती है। तो जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है गैलेक्टोज। क्या है? गैलेक्टोज जो ऑप्शन दिया है तो ये हमारे डेयरी प्रोडक्ट में पाई जाती है। किसमें? डेयरी प्रोडक्ट में पाई जाती है। किसमें? डेयरी प्रोडक्ट में। जैसे कि हमारे दूध में, पनीर में, है ना, ऐसे। और दही भी यहाँ पर हम लिख सकते हैं। अन्य ऑप्शन साथियों हमारा फ्रक्टोज है। क्या है? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज किसमें पाई जाती है साथियों? तो ये हमारे फलों में पाई जाती है। किसमें? फलों में पाई जाती है। और माल्टोज काय में पाई जाती है साथियों? तो माल्टोज अनाज में पाई जाती है। किसमें? अनाज में पाई जाती है। तो ये हमने अलग अलग शर्करा के बारे में देख लिया। तो साथियों ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। टोटल हमने 41 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए और होप कि आपने सभी प्रश्न अटेम्प्ट किए होंगे और उनके आंसर दिए होंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज आप चैनल को क्या करें, चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और एक छोटा सा लाइक दबा दें ताकि हमारा यहाँ पर मोटिवेशन बढ़ जाए। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी को थैंक यू। जय हिंद, राम राम।